नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या उड़ीसा की राजनीति में 15 साल बाद फिर एक नया बदलाव आने जा रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है। कम से कम अभी अगर शनिवार की घटना की बात कर ले, शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के संभल में थे, संभल IIM की बिल्डिंग का लोकार्पण करने के लिए। उस कार्यक्रम में राज्यपाल भी मौजूद थे और उसके अलावा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने संबोधन में अपने राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री को कहा, CM और मेरे मित्र नवीन पटनायक। अब इससे स्पेकुलेशन शुरू हुआ है। बात केवल ये नहीं कि किससे शुरू हुआ है, इसके पहले से इसकी ज़रा पृष्ठभूमि हमको समझनी पड़ेगी कि क्यों BJD से संबंध बने और कैसे टूटे। 1998 में पहला चुनाव लड़ा लोकसभा का नवीन पटनायक ने। राजनीति में नए नए आए थे। उनके पिता बिजू पटनायक, आप जानते हैं, राष्ट्रीय नेता थे, बड़े राष्ट्रीय नेता थे और उड़ीसा के तो बहुत ही बड़े नेता थे। एक तरह से मॉडर्न उड़ीसा का निर्माता भी उनको कहा जाता है। और वो जब तक जीवित रहे अपने बेटे को कभी राजनीति में नहीं लाए। तो उनके निधन के बाद नवीन पटनायक राजनीति में आए। 98 में सांसद बने तो 98 में ही BJP की सरकार बनी, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने। और उसके बाद 99 में विधानसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा का साथ साथ चुनाव हुआ। BJD और BJP का गठबंधन हुआ। दोनों का गठबंधन जीता, उसको स्पष्ट बहुमत मिला और मिलीजुली सरकार बनी। दोनों की सरकार चल रही थी। बीच में 2008 से कुछ घटनाएं उड़ीसा में ऐसी होने लगी कि दोनों पार्टियों के बीच में दरार धीरे धीरे चौड़ी होती चली गई। पहली घटना हुई स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या की। स्वामी लक्ष्मणानंद को वेदांत केसरी कहा जाता था। वो वेदांत फिलॉसफी के ज्ञाता थे, इसलिए वेदांत केसरी कहा जाता था। उनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से कंधमाल जिला था उड़ीसा का, जहां क्रिश्चियन मिशनरीज बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रहे थे। तो धर्मांतरण रोकने के लिए वो स्कूल खोल रहे थे। वो गुरुकुल के पैटर्न पर जो है स्कूल स्थापित कर रहे थे, कॉलेज बना रहे थे और गोहत्या रोकने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जनजातीय लोगों का धर्म और उनकी संस्कृति, उसकी बहाली की कोशिश कर रहे थे। तो जाहिर है उनका विरोध होना था। ख़ासतौर से क्रिश्चियन मिशनरीज़ के लिए उनका काम मुश्किल होता जा रहा था। जनजातियों को कन्वर्ट करना, उनका धर्मांतरण कराना, यानी हिंदू से उनको क्रिश्चियन बनाने में मुश्किल आ रही थी। तो उनको बीच बीच में धमकियाँ दी जा रही थी, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। और 23 अगस्त 2008 को उनके आश्रम में ही उनकी हत्या कर दी गई। 15 नकाबपोश AK-47 लेकर आए और उन्होंने उनकी हत्या कर दी। वहाँ से उड़ीसा का माहौल बिगड़ना शुरू हुआ और क्रिश्चियन मिशनरीज़ के खिलाफ पूरे प्रदेश में माहौल बनने लगा। और 23 जनवरी 2000 को ग्राहम स्टेन्स, जो क्रिश्चियन मिशनरी था और बड़ी संख्या में धर्मांतरण में लगा हुआ था, उसको और उसके 2 बेटों को, जो वैगन आर जिसमें वो लोग सो रहे थे रात में, उसमें आग लग गई या लगा दी गई पता नहीं, लेकिन उसमें जलकर तीनों मर गए। और आरोप लगा दारा सिंह पर, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। वो आज भी जेल में है इस आरोप में। यहाँ से दोनों पार्टियों के संबंध बिगड़ना शुरू हुए। एक और घटना हुई। घटना तो उस तरह से शायद नहीं कहेंगे क्योंकि उसका डिटेल कभी, उसकी वास्तविकता कभी सामने ना आई है ना आएगी। वो ये कि नवीन पटनायक को लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी की डिमांड्स बढ़ती जा रही। भारतीय जनता पार्टी की उस समय बहुत ज़्यादा सरकारें नहीं थी। उड़ीसा में सरकार थी। उड़ीसा खनिज संपदा से भरपूर है, तो वहाँ से संसाधन जुटाने की भाजपा की कोशिश नवीन पटनायक को नागवार गुजरने लगी। और उसके बाद दोनों पार्टियों के संबंध धीरे धीरे खराब होने लगे। और 2009 के चुनाव से पहले सीधे सीधे मना कर दिया, अलायंस को तोड़ दिया नवीन पटनायक ने। उनसे सीटों के तालमेल के बारे में बातचीत करने चंदन मित्रा गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उन्होंने उनसे मिलने से भी मना कर दिया, दरवाजे से ही उनको वापस लौटा दिया। वो दिन और आज का दिन दोनों पार्टियों में फिर गठबंधन नहीं हुआ। दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ने लगी। 2009 में जब अलग लड़े तो बीजू जनता दल को अकेले ही बहुमत मिल गया।
फिर उनको बीजेपी की बैसाखी की ज़रूरत भी नहीं रह गई। लेकिन बीजेपी अपनी पार्टी कभी खड़ा नहीं कर पाई उड़ीसा में। बीजेपी हालांकि लोकसभा की दृष्टि से बड़ी पार्टी थी और विधानसभा में लगभग बराबर की पार्टी थी बिजू जनता दल के, लेकिन जब से दोनों पार्टियां अलग अलग रास्ते पर गई, बीजेपी छोटी पार्टी हो गई। उसने कांग्रेस को तो नंबर 2 की पोजीशन से हटा दिया, लेकिन नंबर 1 की पोजीशन हासिल नहीं कर पाई। पिछले 10 साल में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी के संबंध बहुत अच्छे हैं, बीजेपी और बीजेडी के संबंध बहुत अच्छे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी उनके और नवीन पटनायक के संबंध अच्छे थे। गठबंधन भले ही टूट गया हो, लेकिन बीजेडी और बीजेपी के बीच में वैमनस्य उस तरह से नहीं हुआ, कटुता वैसी नहीं आई। और केंद्र में जब भी ज़रूरत पड़ी, ख़ासतौर से राज्यसभा में या लोकसभा में, बीजू जनता दल की ओर से समर्थन मिलता रहा भारतीय जनता पार्टी को, और पिछले 10 सालों में तो बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है। हर क्रूशियल मौके पर, हर महत्वपूर्ण विधेयक पर बीजेडी ने साथ दिया है बीजेपी का, और केवल महत्वपूर्ण विधेयकों पर ही नहीं, उसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव या फिर संविधान संशोधन के जितने मामले आए, उन सब में बीजेडी ने बीजेपी का साथ दिया। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों यानी पिछले साल जून में जब ये इंडी अलायंस बनाने की घोषणा हुई और इसको बनाने के लिए नीतीश कुमार निकले, तो उड़ीसा भी पहुँचे। उड़ीसा में उन्होंने बात की नवीन पटनायक से। वो चाहते थे कि नवीन पटनायक भी उस गठबंधन में शामिल हो जाए। तो बातचीत के बाद कोई गलतफहमी न हो, कोई गलत संदेश न जाए, इसलिए सिर्फ एक बात बाहर निकलकर नवीन पटनायक ने बोली और कहा कि गठबंधन की या सीटों के तालमेल की कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि इस गठबंधन में उनकी कोई रुचि नहीं है। नीतीश कुमार पुराने मित्र हैं, मिलने आए थे, इसलिए कर्टसी के नाते उनसे मिले और मिलने से मना नहीं किया, लेकिन इस गठबंधन में जिसमें कांग्रेस शामिल हो, उनके जाने का कोई सवाल नहीं है। अब सवाल ये है कि नवीन पटनायक ने ऐसा क्यों किया। नवीन पटनायक को मालूम है कि जिस दिन वो कांग्रेस के साथ अलायंस में चले जाएंगे, उनकी पार्टी का जनाधार खिसक जाएगा, बीजेपी की ओर चला जाएगा। उड़ीसा के लोग कांग्रेस पार्टी को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। आज उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है, 1999 से लेकर आज तक कभी उसमें सुधार नहीं हुआ। वो जहाँ थी वहाँ से लगातार नीचे गई है। बीजेपी अभी नंबर 2 की पार्टी है, लेकिन बीजेपी को भी इतने सालों में ये बात समझ में आ गई है कि जब तक नवीन पटनायक राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में, वो नंबर 1 की पार्टी नहीं बन सकती। उसे नंबर 2 की ही पार्टी रहना है, और बीजेडी के सामने उसकी इतनी ताकत कभी नहीं होगी कि उसको सीधी चुनौती दे सके। तो लोकसभा में सीटें मिल जाती हैं 7, 8, 9 बीजेपी को, और विधानसभा में भी कुछ सीटें मिल जाती हैं। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं और बीजेडी को प्रचंड बहुमत मिलता है विधानसभा में। अब ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों ने रियलाइज़ किया, खास तौर से नवीन पटनायक का जो स्वास्थ्य है उसको देखते हुए, कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक सक्रिय राजनीति में इस तरह से सक्रिय नहीं रह पाएंगे। उसके बाद उनकी पार्टी का क्या होगा। उन्होंने अपनी पार्टी को वंशवाद के रास्ते पर वो नहीं ले गए। उन्होंने अपनी पार्टी का कोई राजनीतिक वारिस या उसका जो है कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। उनकी पार्टी में नंबर 2 की स्थिति का भी नेता कोई नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि नवीन पटनायक अगर सक्रिय राजनीति से हटेंगे तो ये नेता है या ये व्यक्ति है जिसको वो पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। तो क्या नवीन पटनायक सक्रिय राजनीति से हटने के बाद अपनी पार्टी की कमान एक तरह से परोक्ष रूप से भाजपा को सौंपने के लिए तैयार है? क्या भाजपा ने इस बात को स्वीकार कर लिया है नवीन पटनायक के सामने कि जब तक आप हैं सक्रिय राजनीति में, आप नंबर 1 हैं, हम नंबर 2 हैं, और यही स्थिति बनी रहेगी, हम क्यों ना 2009 से पहले की स्थिति में लौट जाएं? जिस तरह से बीजेडी लगातार केंद्र में समर्थन कर रही है, जिस तरह से बीजेडी को केंद्र सरकार से समर्थन और सहयोग मिल रहा है, उसको देखते हुए इन दो पार्टियों का बिना गठबंधन के अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़ना मुश्किल दिखाई देने लगा है।
क्योंकि चुनाव में भी न तो प्रधानमंत्री नवीन पटनायक पर हमला करते हैं और न ही नवीन पटनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला करते हैं। दोनों पार्टियां एक शालीनता के दायरे में चुनाव प्रचार करती हैं। दोनों पार्टियां लक्ष्मण रेखा को लांघती नहीं हैं। तो ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ रही है कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अगर बीजेडी और बीजेपी का अलायंस हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। और वो फॉर्मूला जो है वो भी लगभग तय लग रहा है कि बीजेडी नंबर 1 की हैसियत में होगी विधानसभा के लिए और बीजेपी नंबर 1 की हैसियत में होगी लोकसभा के लिए। इस बात पर नवीन पटनायक राजी हो सकते हैं। बीजेपी पहले से तैयार है। बीजेपी के लिए अच्छा ये होगा कि एक और राज्य में उसकी सरकार हो जाएगी और बार बार अलग अलग मुद्दों पर नवीन पटनायक को मनाने की, साथ लाने की कोशिश कवायद नहीं करनी पड़ेगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कहाँ तो विपक्षी गठबंधन मजबूत हो रहा था भाजपा के खिलाफ और यहाँ उल्टा हो रहा है। आप चाहे महाराष्ट्र देखिए, आप चाहे बिहार देखिए, अगर उड़ीसा में ऐसा हो जाता है तो उड़ीसा में भी एनडीए ज़्यादा मजबूत होगा इंडी अलायंस की तुलना में। इंडी अलायंस का तो कोई नामलेवा भी उड़ीसा में नहीं होगा। वैसे भी उड़ीसा की राजनीति में बीजेडी और बीजेपी के अलावा किसी तीसरी पार्टी की फ़िलहाल तो कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो क्या नवीन पटनायक एक बार फिर से बीजेपी का सहयोगी बनने के लिए तैयार हैं? इसके पर्याप्त संकेत मिल रहे हैं। लेकिन राजनीति को संभावनाओं का खेल तो कहते हैं, लेकिन राजनीति में कोई बात अंतिम रूप से तब तक नहीं कही जा सकती जब तक वो फैसला न हो जाए। तो जब तक इस तरह के फैसले की कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती तब तक इस बारे में कोई अंतिम बात नहीं कही जा सकती। लेकिन दोनों पार्टियों के पहले की तुलना में और करीब आने की संभावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।